नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर प्रेजेंट वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट की 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जैसे एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, इन तीनों का एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। इंडिया में टोटल 20 ऐसी डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपके नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि ये बाकी जो 20 डिफरेंट एजेंसीज हैं उन सब का एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम बना दिया जाए, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी बार बार फॉर्म भरने की जरूरत न पड़े और बार बार एग्जाम देने के लिए उनको अलग अलग जगह पर न जाना पड़े। आज मैं आपको इसी टॉपिक पर अपना एनालिसिस करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरी राय में सीईटी एक सही दिशा में बहुत अच्छा कदम है, बट इन द लॉन्ग रन इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान होगा और गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा इससे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, सीईटी के अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने 10 या 12 डिफरेंट पॉइंट्स को एलोबरेट किया है। मैं वो सारे पॉइंट्स आपको दोबारा से बता के बोर नहीं करूँगा, आप वो किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूँ कि सीईटी आने की वजह से आपकी लाइफ पर क्या चेंज पड़ेगा। देखिए, पहला पॉइंट है सिलेबस। देखिए, सीईटी आने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब जो सिलेबस है वो आपका बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, एसएससी और बैंक का जो अभी एग्जाम होता है उनमें 80% सिलेबस सेम है और 20% सिलेबस उन दोनों का डिफरेंट है। तो जब उन दोनों को वो मर्ज करेंगे तो मोस्ट लाइकली सिलेबस घटाने की जगह सिलेबस बढ़ाएंगे। दूसरा, जैसे जैसे ये बाकी डिफरेंट एजेंसीज को भी अपने इसमें पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते जाएंगे, तो अब देखिए, अगर वो 15 या 20 डिफरेंट एग्जाम्स को मर्ज करके एक एग्जाम करवाएंगे तो उनको हर बैकग्राउंड के विद्यार्थी का ध्यान रखना है, जिसमें कि आपका बीटेक के भी स्टूडेंट आएंगे, आर्ट्स के भी आएंगे, बीएससी के भी आएंगे और बीकॉम के भी आएंगे। तो हर स्टूडेंट का उनको ध्यान रखना है कि वो किस बैकग्राउंड से है। तो इसके लिए उनको सिलेबस अकॉर्डिंगली अपना बनाना पड़ेगा और उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, जिससे कि उन सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक ही रहे। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अब आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? उसका कारण है कि 3 साल की वैलिडिटी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखिए, 3 साल की वैलिडिटी आने की वजह से सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो आप इस तरीके से समझिए कि हर एग्जाम में या हर साल कुछ टॉपर्स रहते ही हैं। जैसे कि आप मान लीजिएगा, आप 18 में देंगे तो जो शुरू के 500 या 1000 स्टूडेंट्स हैं, 2000 टॉपर्स। जब उनका स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा तो आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ अपनी साल वाले टॉपर्स के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन पिछली जो 2 साल के टॉपर्स हैं उनके साथ भी है। क्यों? क्योंकि जो पिछली साल के टॉपर्स हैं उनके लिए इस समय मेंटल बैरियर बहुत कम है। मान लीजिए कि एक टॉपर के 190 मार्क्स उसने पहले अटेम्प्ट में प्राप्त किए और उसको सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट मिल गई। उसका मान लीजिए एम है कि सीबीआई में जाना, तो इस साल उसको सीबीआई में जॉब नहीं मिली, लेकिन अगली साल वो फॉर्म जरूर डालेगा। ये सोचेगा कि मैं प्री का एग्जाम देके देखता हूँ, अगर मेरे मार्क्स 190 से ऊपर आ गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 190 तो मेरे सिक्योर्ड है ही हैं। तो उनके लिए जो मेंटल बैरियर है अगले साल के एग्जाम में अपीयर होने के लिए वो बहुत कम है, वो बहुत रिड्यूस हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पिछले 2 साल के टॉपर्स हैं उनमें से अभी तक ऐसा होता है कि 90% लोग दोबारा पेपर नहीं देते, एक बार वो अच्छी जॉब ले लेते हैं। तो बट अभी ऐसा होगा कि जो टॉपर्स पिछले साल के उनमें से 50 या 60% लोग अगली साल के पेपर में भी अपीयर होंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अगर प्री में स्कोर ऑलरेडी अच्छा आया है तो उनके लिए सिर्फ मेंस और अच्छे से करना है और उनको उनकी डिजायर्ड पोस्ट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी करना मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट पोस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे कि मेरे कॉलेज में कंपनीज आती थी, तो हमारे कॉलेज में एक रूल था कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही जॉब ले सकता है। अगर उसकी जॉब एक बार लग गई है तो उसको दोबारा बैठने नहीं दिया जाएगा। हमको ऐसा लगता था कि वो रूल ठीक नहीं है, बट एक्चुअली वो रूल ज़्यादा बढ़िया है। एक स्टूडेंट के हाथ में 3 नौकरी होने से अच्छा यह है कि 3 स्टूडेंट के हाथ में एक एक नौकरी हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो स्टूडेंट जिसके हाथ में 3 नौकरी है वो ज्वाइन तो सिर्फ एक ही करेगा, तो बाकी की जो 2 नौकरियों को वो छोड़ेगा, जो 2 कंपनियों को वो छोड़ेगा, वो कंपनियों के लिए लॉस है कि वो इतनी दूर रिक्रूटमेंट करने आए और उनको एक अच्छा कैंडिडेट भी नहीं मिला। दूसरी तरफ वो कॉलेज को और स्टूडेंट्स को भी लॉस है, क्योंकि वो जो 2 जॉब्स थी जो 2 स्टूडेंट्स को मिल सकती थी वो दोनों जॉब्स पूरी वैकेंट चली गई। ये थोड़ी कंपटीशन बढ़ने की बात। इसमें एक और इसका जो फैक्टर रहेगा, जब ये एग्जाम आपके मर्ज हो जाएंगे तो आज भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ एसएससी का फॉर्म भरते हैं या जो सिर्फ बैंक का फॉर्म भरते हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी बैंक का फॉर्म नहीं भरा, लेकिन जब ये एग्जाम मर्ज हो जाएगा और जब इनका एक कॉमन स्कोर कार्ड रहेगा तो अब कैंडिडेट्स के पास ये चॉइस है कि वो
अगर मान लीजिए बैंक में अपीयर नहीं हो सकते या बैंक में उनको लग रहा है उनका स्कोर अच्छा नहीं जाएगा, तो वो डेफिनेटली उस स्कोर के दम पर एसएससी में भी अपीयर होंगे या वाइस वर्सा। तो आपका कंपटीशन उस तरफ से भी और बढ़ेगा। 3 साल के स्कोर की वैलिडिटी इसलिए भी ठीक नहीं, क्योंकि अब इससे गवर्नमेंट जॉब्स में एट्रिशन रेट बढ़ेगा। एट्रिशन रेट से मेरा मतलब है कि जो कैंडिडेट्स अपनी जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाते हैं तो इसका रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट को मान लीजिए अभी उसने जॉब ले ली और अगले साल फिर से वो अपीयर होगा तो वो और अच्छी जॉब ले लेगा, तो वो पुरानी जॉब फिर से छोड़ देगा, तो वो वैकेंसी जो है वो वैकेंसी ही रह गई। और इस चीज़ का प्रभाव अगली साल जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक सीट वो पुराने साल का बच्चा खा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन अब आपके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आपके लिए 2 या 3 अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे एक ही पेपर में बैठेंगे। दूसरा, आपका जो कंपटीशन है वो अब सिर्फ अपनी साल के बच्चों के साथ नहीं है, आपका कंपटीशन पुरानी साल वाले बच्चों के साथ भी है। और सबसे बड़ा इशू जो इस 3 साल की वैलिडिटी से रहेगा वो मेरे ख्याल से रहेगा कि यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। कहने का मतलब ये है कि आप 2022 के जो कैंडिडेट्स के स्कोर हैं उनको आप 2023 के कैंडिडेट्स के स्कोर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे हुआ है, उनमें बैठने वाले बच्चे ज़्यादातर अलग हैं। इसलिए अगर आप ये भी सोचें कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद दोनों वो कंपेरेबल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन की एल्गोरिदम काम करती है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेटा सेट पर काम करती है। तो अगर आप 2023 को नॉर्मलाइज करेंगे तो वो 2023 के बच्चों के लेवल के हिसाब से ही स्कोर को सेट करेगा। 2022 का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो उस साल में जो बच्चे बैठे हैं उनके स्किल लेवल के हिसाब से नॉर्मलाइज होगा। तो ये भी हो सकता है कि एक बच्चा जो 2022 में 190 नंबर प्राप्त करके बैठा है वो आपका 2023 में 210 नंबर ले ले नॉर्मलाइजेशन के बाद, या 150 मार्क्स ले ले। वो चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते टेक्निकली, बट अब क्योंकि ये 3 साल के लिए स्कोर वैलिड है तो उनको कंपेयर किया जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकली मैं समझता हूँ कि इसमें एक फॉल्ट है। आपके ये सीईटी स्कोर के 3 साल की वैलिडिटी के बाद एक छोटा सा कन्फ्यूजन मेरे मन में भी अराइज हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एसएससी का कोई कैंडिडेट है, वो अगर 30 साल का है और उसने सीईटी का पेपर दिया और उसने वो क्वालिफाई कर लिया, तो जैसा उसमें दिया हुआ है कि वो 3 साल तक वैलिड है, दैट इज अंटिल ही टर्न्स 33। बट एसएससी की जो एज लिमिट है वो आपकी 30 पर खत्म हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वो बच्चा 33 साल का होने के बाद भी एसएससी में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता? अभी इस चीज़ के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो ये भी एक मेरे मन में डाउट है। अगर उन्होंने अलाउ किया कि जो बच्चा 33 साल तक उसमें बैठ सकता है क्योंकि उसने सीईटी 30 साल की उम्र में क्वालिफाई किया है, तो आपके लिए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है जिससे कि आप सचेत हो जाएं, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपका उद्देश्य है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नाउ इज़ द राइट टाइम। मैंने आपके लिए एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है इससे जस्ट प्रीवियस वाला, आप वो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से आज बस इतना ही। अगर आपके दिमाग में कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो आप नीचे कमेंट लिख के मेरे को बताइए। अगर आपकी बात मुझे अच्छी लगेगी तो मैं अपने ब्लॉग पर उसको डालूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।